हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अब तक हम लोगों ने जो है 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें से इसी के सीरीज़ में आगे के जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि यानी कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ कंबाइंड या क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम बेसिकली जो है वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी के सीक्वेंस में यानी कि जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद यानी कि फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो उनके बीच में जो भी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो भी फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स जो भी वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी सिलेक्टर की। वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या चीज़ है पहले ये जान लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सीधे जो है 2 स्लिट्स लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे एक होल बना दिया, इसको हमने कहा S1, इसको कहा S2। 2 स्लिट्स लिया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट्स, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ सेटअप हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, इसको हम कह सकते हैं। इन दोनों को हम जो है किसी भी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B। अब जैसे ही कोई भी कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर, जैसे ही हमने कोई क्या किया, सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से इंटर कराया। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ही इंटर होगा तो क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि कुछ तो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं से आपके डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे इधर की तरफ, और कुछ इधर की तरफ। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर की साइड में डिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम हो, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ना ही इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, वो सीधे एज इट इज़ निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड। लेकिन बाकी के रीजन में अगर हम देखेंगे जहाँ पर सेम नहीं है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर की तरफ आपको डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इधर डिफ्लेक्ट कर देगा। दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो जो इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, यहाँ पर इधर की तरफ पुश करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में पुश करके इसको इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से 3 तरह के इसमें डिफ्लेक्शंस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स है दैट इज E/E। कौन सा, इस वाले पे इलेक्ट्रिक फोर्स और इस वाले पर मैग्नेटिक फोर्स, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दिस इज इक्वल टू EVB। मान लीजिए कि ये V वेलोसिटी से इंटर किया है, तो
क्या होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर किया तो वो क्या करेगा, इस कर्व पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ पे टेंजेंशियली एंटर किया, मतलब कि साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा 1। तो E इंटू ई इज इक्वल टू ई वी बी साइन 91 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू बी अपॉन E अपॉन बी। तो इसीलिए हमने इसको बोला कि वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी कि कितनी वेलोसिटी होगी वो डिसाइड करेगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा कि कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करेगा, डिफ्लेक्शन कैसा होगा। ठीक है, इस कंप्लीट एबव सेटअप को, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी कि जो आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। नेक्स्ट है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस है नेक्स्ट है आपका साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा टू अ वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कहने का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ये क्या करता है, हाई एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक डिवाइस है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बेसिक इसका जो प्रिंसिपल है इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। यानी कि चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड इन अ वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट to move through a moderate electric field a number of times। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बार बार यानी कि इसको मूव करा करके जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल को हाई कह सकते हैं हाई एनर्जी पर मूव कराया जा सकता है, एक्सीलरेट कराया जा सकता है। और ये कैसे होगा, यानी कि क्रॉस या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगा कि सर्कुलर उसमें डाल देगा, यानी कि सर्कुलर लूप में डाल देगा और कंटिन्यूअस जो है लूप में मूव करने के साथ साथ जो है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगी और उसको हाई एनर्जी पर जो है उसको मूव कराया जा सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो सपोज करिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। अब इसके अंदर यानी कि इसके सेंटर पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डीज बनी होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ इस तरह से डीज टाइप है। इसके सेंटर पे जिस चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है उसको इंसर्ट करते हैं और जिससे क्या होगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना लेते हैं। इसको हमने कह दिया क्या, D1, इसको कह दिया D2। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको बोलते हैं यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और साथ में इसके और कंपोनेंट यानी कि ऑसिलेटर यानी कि D1 और D2 को कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक ऑसिलेटर से। किससे, ऑसिलेटर से।
जिससे D1 D2 को ऑसिलेट करते रहेंगे। और यहाँ से जो भी है दिस इज़ द टारगेट की तरफ इसको इंडिकेट करते हैं। और ये यहाँ पे दिस इज़ द एक्सीलरेटेड चार्ज, ये एक्सीलरेटेड चार्ज आपका है। अब बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे। इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं D1 D2, जिसको हम बोलते हैं डीज, ठीक है। डीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डी शेप का होता है, इसलिए इनको हम डीज कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 हाफ सिलेंड्रिकल डीज होते हैं। अल्टरनेटली वोल्टेज जो होता है, यानी कि इसको जो है दोनों को जो है अल्टरनेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करते रहते हैं, जो कि वेरी कह सकते हैं कि फ्यू 100 किलो वोल्ट का हो सकता है। D1 D2 को के बीच में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको जो है इस तरह से रख देते हैं ताकि क्या हो, यानी कि उसके पोलैरिटीज़ के बीच में आ जाए। तो उसके पोलैरिटी के बीच में आ जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इस D1 D2 के परपेंडिकुलर होगा या प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है। इस कंप्लीट असेंबली को यानी कि हम इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, इवैक्यूएट कर देते हैं। क्यों इवैक्यूएट कर देते हैं? क्योंकि इसके अंदर से अगर एयर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उसके बीच में एयर्स और चार्ज पार्टिकल के बीच में कोलिजन नहीं होगा, यानी कि उनके बीच के कोलिजन को अवॉइड करने के लिए इसको इवैक्यूएट करके एयर को उसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है, यानी कि जो इसके मेन थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया कि एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू इसके सेंटर पे हमने रखा और ये मूव करना है, इसी को एक्सीलरेट करना है, ठीक है। इस चार्ज क्यू को एक्सीलरेट करना है, तो एक्सीलरेट करने के लिए यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे यानी कि QVB साइन थीटा, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू द, यानी कि इसको एक चूँकि एक सर्कुलर पार्ट में जो है इसको मूव करा रहा है, तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जो इसकी रेडियस है, तो रेडियस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले QVB इज इक्वल टू mv²/r, और यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू mv/qb। टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2πr/v, दिस सिंप्लाइज 2π/v इंटू आर के प्लेस पे mv/qb रखेंगे, v कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2πm/qb। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा qb/2πm। तो यहाँ पे इसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ये आ गई आपको, ठीक है। और इसी को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, यानी इसी को हम आगे चल करके मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी के साथ अब इसके बाद से इसकी वर्किंग की हम बात करेंगे। तो वर्किंग को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, D1 और D2 के बीच में कोई भी जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना है उसको इंटर करा देंगे, और इंटर कराने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो D2 है वो क्या करेगा, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो D2 जो है क्या कैसे ट्रीट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, यानी कि ये एज अ निगेटिव की तरह से बिहेव करना शुरू करेगा। जैसे ही ये Q जो है इसकी तरफ D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पहुँचेगा, चूँकि ये शिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पे इसको कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा, या कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ये क्या करेगा कि इसके साथ यानी कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इस Q को क्या करेगी, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए इम्पार्ट कर देगी। उसके बाद से क्या होगा, ये बड़ा सर्किल बनाते हुए मूव करते हुए फिर उसके ऐसे D1 पे आएगा, और अगेन जो है D1 के पास आने के, यानी कि जैसे यहाँ पे होगा तो उसके में D1 जो है जो आपका है निगेटिव की तरह से ट्रीट करने लगेगा, और जैसे ही इधर की तरफ आएगा और उसके बाद से यहाँ पर जैसे शिल्डिंग की वजह से फिर एज अ पॉजिटिव शो करेगा, और अगेन ये इसको रिपेल करके, मतलब कि ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता
चला जाएगा और इसी रिपीटेशन के साथ साथ जो है क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा, यहाँ पे आपका स्लिट बना रखा है, होल्स बना रखा है, जिससे एक्सीलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इम्पार्ट करेगा, यानी कि जैसे इस पर आएगा पहुँचेगा टेंजेंशियली और ये क्या मिल जाएगा, इसको स्किप करने के लिए स्पेस मिलेगा और ये क्या कर जाएगा, सीधे स्किप कर जाएगा सामने, जहाँ पर भी जिस भी टारगेट को हिट करना है उस टारगेट को हिट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट वर्किंग हो गई। और उसके बाद से अगर हम बात करें कि क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं एक साइक्लोट्रॉन का, यानी कि कोई भी साइक्लोट्रॉन जो ये डिवाइस है इसको यूज़ करने के क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है, यानी कि किसी भी साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। दूसरी चीज़ क्या है, यानी कि साइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम बेसिकली जो है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकते, यानी कि न्यूट्रॉन को भी हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ये दो इसके सबसे बड़े जो है लिमिटेशंस हैं। अब अगर हम यूजेस की बात करें, यानी इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसके जो बेसिक यूज़ है वो जो होता है आपका, यानी कि साइक्लोट्रॉन जनरली यूज़ किया जाता है क्या, बॉम्बर्ड न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी के लिए, जो बम्बारमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स का, जैसे रदरफोर्ड ने किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बारमेंट किया था, तो उसके लिए जो है हम लोग उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, यानी कि न्यूक्लियस की स्टडी के लिए हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी का जो है चार्ज पार्टिकल्स को इम्पार्ट कराना होता है, बम्बार्ड कराना होता है, तो उस बम्बारमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, सवाल ये उठता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखते हैं, इसको पहले हम रफ कर रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने मान लिया कि जो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट इज mv0 स्क्वायर अपॉन r and this will be equal to qv0 b, qv0 b। इन दोनों से अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अगर हम v0 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो v0 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पहले तो यहाँ से इससे और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो v0 की वैल्यू आ जाएगी qb r अपॉन m, क्यूबी आर अपॉन एम। यहाँ पे चाहे तो इसको आर नॉट भी लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, दिस इज 1/2 एम, इसके प्रेस पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अपॉन एम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी दिस। नोट डाउन करिए। हाँ, इस पर बेस्ड बेटा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4.4 है। इसमें दे रखा है कि एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, प्रोटॉन का यहाँ पे चार्ज है आपका ये, उसके वजह से प्रोटॉन का मास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 मेगाहर्ट्ज दैट इज 10⁶ हर्ट्ज। इसमें सबसे पहले निकालना है कि बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे दिया गया है वो क्या हो सकता है, और दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी और इन सब चीज़ों में क्या रिलेशन होता है बेसिकली, तो F इज़ इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2πm, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2πm। तो यहाँ से अगर हमें b चाहिए, दिस इज b इज इक्वल टू 2πm इंटू एफ अपॉन क्यू। ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास सारी नोन है, मास भी मालूम, फ्रीक्वेंसी इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए,
अगर इसकी वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी आर इसकी ऑर्बिटल डिस्टेंस से कह सकते हैं, या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू या अपॉन टी, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ से सॉल्व करके 2 पाई आर इंटू एफ, तो अब सवाल ये उठता है यहाँ से आर की वैल्यू क्या है। तो आर की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में शायद दे रखा है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखा है 60 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज रख करके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, और उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या फार्मूला क्या जाएगा 1/2 mv²। v की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद से जो आंसर आएगा, चूँकि ये किस में आएगा, जूल में आएगा, सिंस 1 जूल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसको हम इस फार्मूले से इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसके बाद से जो भी आंसर आएगा उसको मेगा इलेक्ट्रॉन यानी कि 10⁻6 के फॉर्म में कन्वर्ट करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के फॉर्म में हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है फोर्स बिटवीन द 2 पैरेलल कंडक्टर्स। हाँ, तो बेटा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स, यानी कि 2 पैरेलल करंट्स हैं यहाँ पे I1 और I2, तो इसमें क्या फोर्स लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें अगर करंट I1 है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी वजह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे हमको इसका डायरेक्शन मिलेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा दैट इज़ B1, वो किसकी वजह से, इस वाले की वजह से मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, इसके चारों तरफ भी आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा हम कंडक्टर की साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये आपका I1 और यहाँ पर I2। B2, ठीक है, यानी कि इस I2 की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2, और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए ये भी इसका डायरेक्शन कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर करंट I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर राइट फ्लेमिंग्स का जो है लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके हम फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ करेंगे, ये आपका करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सीधे फोर्स के डायरेक्शन, यानी कि इधर की तरफ आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज F। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि B1 एट, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एट P ड्यू टू I1। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स I1 अपॉन 2 पाई R। R क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द R। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को हम R कहेंगे, और यही क्या हो जाएगा, ये जो सर्किल है यानी कि इस सर्किल का रेडियस भी हो जाएगा। अब अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि सिंपली हम बात करेंगे F2 की, यानी कि दूसरे वाले पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपली इसको हम कह सकते हैं F2। तो F2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, करंट इन, इसमें करंट कितना है, I2 L B1 साइन 90, दोनों एक टेंजेंशियल हैं, तो इसका मतलब इस पर 90 डिग्री इनके बीच में एंगल होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, I2 L B1 के प्लेस पे लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। इसको हम इधर की तरफ ला लेंगे L को, F2 अपॉन L इज इक्वल टू I1 I2, या सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो म्यू नॉट I1
I2 अपॉन 2 पाई आर। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है इन पे क्या जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन आर। इसी से हम जो है करंट के डेफिनेशन को भी दे सकते हैं, यानी कि करंट का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा। तो सिंपली अगर हम देखें I1 I2 अगर 1 यूनिट है, ठीक है, या सिंपली हम कह सकते हैं म्यू नॉट की वैल्यू और इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर वो क्या है, वो भी 1 यूनिट या 1 मीटर है। तो उस केस में क्या होगा, करंट के डेफिनेशन को अगर हमें डिफाइन करना है कि करंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको मैं पहले रफ कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। अगर हम देखें I1 और I2 अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर है और R की वैल्यू 1 मीटर है, तो उस केस में F इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दो कंडक्टर्स, यानी कि डिफाइन करना हो 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर जो न्यूटन है पर मीटर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को अगर हम डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर इज द दैट करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग, या कह सकते हैं या दो carrying 1 ampere may be defined as the, if the current flowing is that current flowing between the two parallel conductors, flowing through between inside the two parallel conductors such that distance between them is 1 unit या unity, then it experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter, यानी कि फोर्स पर यूनिट 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। कहने का मतलब सिंपली अगर हम इसको कहें 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट विच इज flowing in each of the two parallel infinitely long conductor of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter from each other and experiencing a force of 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम मान लीजिए एक के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो क्या होगा। दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में यानी कि एक का जो है डायरेक्शन ये है, दूसरे में करंट के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। तो दूसरे में जब हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो सिंपली सिर्फ चेंज हमको क्या मिलेगा, यहाँ से यानी कि सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको चेंज हो, यानी कि राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस B2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन B1 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगेन यही आएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, और यहाँ पे B2 की बात करेंगे तो यह आ जाएगा आपका म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ F1, तो हम लिख सकते हैं F1 फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें तो सिंपली हम लिख सकते हैं या F1 इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90। बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, F1 अपॉन L इज इक्वल टू I1 B2। ठीक है, दिस इज F फोर्स ऑन 1 दैट इज इक्वल टू I1 या सिंपली I1 इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, या लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, या अगर इसी तरह से F2 निकालेंगे तो F2 भी आपका हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हाँ तो इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4.10 ठीक है देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। इतना टेस्ला दे रखा है फ्रॉम जोग्राफिकल इन द डायरेक्शन ऑफ जोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जोग्राफिकल साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसी के साथ आगे आपको दे रखा है अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट 1 एम्पियर आपको दे रखा है। दूसरी चीज़ आपको व्हाट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ on it when it is placed on a horizontal
टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे अगर हम रखेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, किस केस में, इसमें पहले ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम रखेंगे तो उस केस में आपका फोर्स क्या होगा, और अगर हम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो सिंपली देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, सपोज करिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हमने ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रखा तो दैट इज नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम रखेंगे कुछ इस तरह से रखेंगे। अगर इसके अलॉन्ग हमने रखा है, यानी कि फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90, दिस सिंप्लाइज F अपॉन L इज इक्वल टू आई बी, और I की वैल्यू आपको दे रखी है 1 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला, और ये वैल्यू क्या है, दिस इज़ वेरी लार्ज, यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला से -7, यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ न्यूटन में हो जाएगा इसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर, ये भी न्यूटन पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, यानी इस वैल्यू से ये क्या है, बहुत ही ग्रेटर है, लार्ज है। ठीक है, दूसरे केस में यानी कि बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने इसको साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में रखा, मतलब इस तरह से रखा होगा, तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, दैट इज F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 0, दिस सिंप्लाइज F अपॉन L इज इक्वल टू आई बी साइन 0, दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन पर मीटर। तो इस केस में आपका जो है वो क्या हो जाएगा 0 न्यूटन, और इस केस में कोई भी फोर्स कंडक्टर पे नहीं लगेगा, यानी कि इस कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, और इस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का जो है ये चैप्टर का जो है ये जो मेन पार्ट्स थे, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद और भी 1-2 टॉपिक्स हैं जो सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए इस चैप्टर में लगभग सारे टॉपिक्स जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टार्क आना करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम अब तक हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज एंटर कराएंगे तो क्या होगा, कोई करंट करेंगे कंडक्टर रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर एक लूप को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, और उसी का जो एक एप्लीकेशन है ईजाद होकर के आता है, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर, और उसका वर्किंग फंक्शन एंड उसकी सेंसिटिविटी और उसका कन्वर्जन इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।